अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जी हां, नाक कान और आंख बनकर देश की सीमाओं की रखवाली करने वाले हिंदुस्तान के रणबांकुरे न तो किसी परिचय के मोहताज है और न ही इन्हें पहचान बनाने के लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वीर सैनिक हर दिन देश सेवा का बड़ा काम करते हैं। देश तभी चैन से सोता है जब ये जवान दिन रात जाकर सरहदों की रखवाली करते हैं। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या फिर बर्फीला तूफान, ये जवान बिना रुके बिना थके अपनी सेवा देते हैं। लेकिन आज इन्हीं सैनिकों की निस्वार्थ सेवा पर उंगलियां उठ रही हैं, वो भी ऐसे लोगों की ओर से जिनके लिए सैनिकों की जिंदगी जीना तो दूर, उनके जैसा बनना भी मुमकिन नहीं। आज भी देश की रक्षा के लिए बच्चे से लेकर बूढ़ा हर कोई मर मिटने के लिए तैयार है। ऐसे में समाज में मौजूद चंद मुट्ठी भर जयचंद देश के सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं, गोली खाने वाले जवानों को गाली दे रहे हैं, जिनके अंदर दुश्मन का सामना करने की ताकत नहीं, वो सैनिकों को उनका धर्म समझा रहे हैं। देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच फल फूल रहे ऐसे लोग सैनिकों को हर एक सांस में कोसते हैं। आतंकियों की मौत पर उनका दल भरा आता है, लेकिन जब देश की रक्षा करते हुए जवान सीमा पर शहीद होता है तो उनकी आंखों में आंसू तो दूर, मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकलता। क्योंकि अगर देश की सेना के सम्मान में उनके मुंह से एक शब्द भी निकला तो कथित धर्मनिरपेक्षता का जो लबादा उन्होंने ओढ़ रखा है वो सबके सामने खुल जाएगा। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन यह फर्ज जरूर है कि हम लोगों को इस बात से बाखबर करें कि किस तरह हमारे समाज के बीच रहकर, हमारे बीच रहकर कैसे देश के दुश्मनों का एक वर्ग देश को बांटने का षड्यंत्र रच रहा है। हर एक भारतवासी को पता है कि सेना का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अलगाववादियों का एक वर्ग इसे धर्म और जाति के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी ही सामाजिक परिस्थितियों पर और देश के दुश्मनों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, हमारे साथ मौजूद है विष्णु नागर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद काजमी साहब नोएडा से जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। उसके अलावा हमारे साथ भीम सिंह हैं, अध्यक्ष हैं पैंथर्स पार्टी के। सबसे पहले सिन्हा साहब आपके पास मैं आऊंगा। अलगाववाद की बात करते हैं, याकूब मेमन की बात करते हैं, बुरहान वानी की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिन्होंने हमेशा देश के नुकसान की सोची है, देश को विभाजित करने की सोची है। ऐसे लोगों को सजा मिलती है तो हमें मानवाधिकार की याद आती है, सुप्रीम कोर्ट रातों रात खुलवा दिया जाता है। लेकिन क्या वही कथित बुद्धिजीवी लोग कभी उन सैनिकों के घर जाकर पूछते हैं जो हमें यहां चैन से सुलाने के लिए, हमारी रक्षा के लिए सीमा पर अपनी जान देते हैं? देखिए, इसका अलग अलग पहलू है। सबसे बड़ा पहलू जो मुझे नजर आता है कि देशद्रोह क्या है, उसको सही माने में परिभाषित करने की जरूरत है, डिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लक्ष्मण रेखा बार बार ऐसे तत्व, ऐसे इंडिविजुअल्स क्रॉस करते हैं जिनको न कानून का डर है, न कुछ डर है कि उनका होगा। प्रशांत भूषण वो कहता है कि बुरहान वानी हो सकता है आतंकवादी हो, लेकिन ये साबित नहीं हुआ है और उसकी जो मौत हुई है उसको इनकाउंटर का रूप लिया जाए। बरखा दत्त जो कि गोधरा में इंसिडेंट हुआ था, उसमें मैं बरखा आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सऊदी अरबिया से बरखा दत्त को कितना $100 कितना $1000 मिला था पेमेंट, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं बरखा दत्त से कि खाली मुस्लिम विक्टिम्स का इंटरव्यू लिया गया था, हिंदू विक्टिम्स का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया गया था? तो ये लोग जो राष्ट्रद्रोही हैं वो फ्लेक्सिबल, थोड़ा कमजोर कानूनी जो व्यवस्था है उसका फायदा उठा के राष्ट्रद्रोह करते हैं और हमारी धरती का खाना खाते हैं और हमारे साथ डेली राष्ट्रद्रोह करते हैं। ये कब तक सहेंगे हम लोग? तो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह को परिभाषित करने की जरूरत है और एक नमूना की तरह में इनको पेश करने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया का एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। आप एक बार मुंह खोल के देखिए राजा के खिलाफ और फिर देखिए 24 घंटा में क्या होता है। जब तक भगवान राम ने तुलसीदास ने कहा था रामचरितमानस में, बिन भय प्रीत न होई गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। जब तक यूज ऑफ फोर्स, जब तक डर, जब तक खौफ, जब तक भय इन
जयचंदों के बीच में नहीं होगा, तब तक राष्ट्रद्रोह होता रहेगा। और जब तक हम अपनी कानूनी व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो नेशनल जो रीढ़ की हड्डी है, उस पर अटैक आता ठीक रहेगा। है, साहब वापस में लौटूंगा। इस वक्त राजनाथ सिंह सूर्य पूर्व सांसद है राज्यसभा से और वरिष्ठ पत्रकार भी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ साथ प्रोफेसर डी.आर. साहू लखनऊ विश्वविद्यालय से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दो लोगों का। डी.आर. साहू साहब, पहला सवाल सिर्फ आपसे कि जिस वक्त में जो देश के जवान हैं वो सीमा पर तैनात होते हैं, गोली खा रहे होते हैं, उन दुश्मनों की झेल रहे होते हैं उन तमाम तकलीफों को, ताकि जो देशवासी हैं वो आसानी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके, ऐसे ही लोगों के ऊपर जब देश के अंदर रहने वाले लोग सवाल उठाते हैं तो क्या दुख की बात नहीं आएगी सामने? देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं इसका हम सब जानते हैं कि जब राष्ट्र के निर्माण की हम बात करते हैं, जब आज़ाद होने के बाद भारत एक स्वतंत्र भारत बना और उस भारत की जो 80 और 90 दशक तक हम उसको कहते हैं एक राष्ट्र निर्माण की दौर है। उस राष्ट्र निर्माण के दौर में जो सैनिकों की बात है और सारे देश की बात है, वो राष्ट्रभक्ति की बात है, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं मजबूती में था। अब धीरे धीरे 90 के बाद आप देखिए जो एक भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण की जो दौर है, उसमें जो बाजार जो है बाजारीकरण है, उसके आधार पे ये जो राष्ट्र और राष्ट्र के बारे में सोच कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कमज़ोर हो गया है। और उसके आधार पे ये बात जो है, ये कारगिल की घटना को देखिए, कारगिल के बाद की बात देखिए, कहीं ना कहीं इसमें तरह तरह की बातों को आप यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं हल्केपन दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोगों की कमजोरी है, क्योंकि हमारी जो राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पण है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये सैनिकों के बारे में हो या एक हमारी सेना के बारे में हो, इस तरह की जो बात है, या ख़ास तौर पे हम देखेंगे पूरी आर्म्ड फोर्सेस है, या जो हमारी जो तरह तरह की सरकार की जो 3 हमारी महत्वपूर्ण है, आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, तो इस तरह की घटनाओं के लिए हम तो कहते हैं कि समर्पण महत्वपूर्ण है। ठीक बात है। राजनाथ सिंह सूर्य साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि एक ऐसे देश ने जिसने 200 साल की लड़ाई के बाद जाकर कहीं आजादी की तस्वीर देखी थी, जिम्मेदारी, आजादी का मतलब जिम्मेदारी से भी जोड़ा जाता है, जिम्मेदारी हमारे कंधों में मिली थी, ऐसे ही माहौल में ऐसे लोग पनपने लग जाते हैं, अलगाववाद जैसी चीजें पनपनी शुरू हो जाती है और एक बड़ा वर्ग ऐसा भी सामने आता है हमारे ही बीच से उठकर, हमारे समाज से उठकर, जो उस अलगाववाद का समर्थन करता भी नजर आता है। क्या राजनीतिक दुर्भाग्य, क्या उन लोगों का दुर्भाग्य नहीं, उस देश की जनता का दुर्भाग्य नहीं है जिसने आजादी को पाया है पूरी मेहनत के साथ? देखिए, 2 बातें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जिन मूल्यों के लिए हमने संघर्ष किया, आज़ादी मिलने के बाद लिखित रूप में तो भले उसको स्वीकार कर लिया अपने संविधान में, लेकिन व्यवहार में उसको हमने खंडित किया और इसलिए हमारा जो नैतिक पतन होता शुरू किया, या ये कह सकते हैं कि आस्था का क्षरण होता गया। उसके कारण से देश में एक भावना ये पैदा हो गई कि राष्ट्रभक्ति का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रभक्ति वैसे भी कोई ये नहीं आप खड़े होकर सड़क पे नारा लगाएं तो ही राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति का तो तात्पर्य है कि आपको जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के लिए जो मानक हैं उसके अनुरूप आप व्यवहार कीजिए। लेकिन ये हमारा संविधान बना जिसमें हमने लोकतंत्र स्वीकार किया और सभी को बराबर का अधिकार दिया जी। लेकिन क्या उसके अनुरूप हम चले? उसके बाद हमने उसको खंड खंड बांटना शुरू किया। काका कालेलकर ने जो पिछड़े लोगों के बारे में पहली रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक पत्र लिखा था। उसमें पत्र में उन्होंने कहा था कि भगवान के लिए पिछड़ेपन का, गरीबी का आकलन जात के आधार पर मत कीजिएगा, अन्यथा इसके भयंकर परिणाम होंगे। और वो परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। छोटी छोटी सी बातों के लिए जिस प्रकार से बेहतर बड़े बड़े नुकसान करने की बात की जा रही, नुकसान किया जा रहा है, वो अपनी देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, ऐसा समझ के नहीं किया जा रहा है। भीम सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगा कि कश्मीर की समस्या लगातार शुरुआत से बनी हुई है। वहां पर जो इस कश्मीरियत का हवाला लगातार दिया जाता है कि कश्मीरियत को सेना के क्रियाकलापों के चलते कश्मीरियत को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, वो कश्मीरियत क्या है और सेना का क्या आइडियल रोल आपके हिसाब से वहां पर आप देखते हैं? हाँ, मैं अभी भी जो अपने सीनियर कोलीग्स उनकी बात भी सुन रहा था। यहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है जी। इस मुल्क के नेता, राजनेता
और इस मुल्क की पार्लियामेंट, हमारे देश की पार्लियामेंट हमारी समस्या को समझ ही नहीं पाई। अभी आप फरमा रहे थे कि 577 स्टेट भारत में शामिल हो गई 47 से पहले, जी 1950 से पहले, जी और जम्मू कश्मीर के महाराजा ने नहीं किया, ये आप कह रहे थे। जी। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने 3 बार कोशिश की, लेकिन दिल्ली की उस पर लीडरशिप तैयार नहीं थी, उसकी बड़ी वजूहत थी, वो अलग बहस होगी। लेकिन उसके बाद जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण हुआ पाकिस्तान की ओर से, जी और आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया, आज भी जम्मू कश्मीर का 1/3 इलाका, जिसमें 4500 स्क्वायर माइल्स वो टेरिटरी है जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, 32,000 वर्ग मील भूमि वो है जो गिलगित है, जिसे पाकिस्तान ने अपना एक सूबा डिक्लेयर कर दिया गया है, और हमारी भारत सरकार खामोश है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो भी ये आपदा पैदा हुई, मुसीबत पैदा हुई, इसकी जिम्मेदारी हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे है। आज भी पार्लियामेंट खामोश बैठी है। धारा 370 पढ़िए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ नौजवान आए हैं, बच्चे आए हैं, धारा 370 पढ़िए। आपने मुझे अपने से अलग रखा हुआ है, आपने भीम सिंह का संविधान अलग, जम्मू कश्मीर में आपका अलग, क्यों? आपने मेरा झंडा तिरंगा झंडा नहीं है, जनरल साहब बैठे हैं, पूछिए, मेरा झंडा अलग, जम्मू कश्मीर का झंडा है। वो क्यों? जब तक आप देश के अंदर एक फ्लैग, एक झंडा नहीं करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जी, और गुजरात से लेकर मणिपुर तक। सब आपके पास में लौटूंगा। विष्णु जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि जो 370 की बात हम करते हैं वो राजनीतिक परिदृश्य एक अलग आता है, लेकिन अलगाववाद की जो बात करते हैं और उससे बाकी लोगों को निजात दिलाने में सेना की जो भूमिका है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सेना की जो भूमिका है, ऐसा है कि दुनिया में हर एक की, हम ईश्वर की भी आलोचना करते हैं, ईश्वर की भी निंदा करते हैं, ईश्वर में भी कमियां ढूंढते हैं। तो आप ये मान लें कि देश की सेना का हर निर्णय सही है, और या जो निर्णय जिन्होंने करवाया है वो सही है, और बाकी सब जो लोग राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, ये एक तरह की बहुत बड़ी अति है। आपको ये समझना होगा कि अलगाववाद की जो समस्या कश्मीर तक सीमित नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट तक सीमित, नॉर्थ ईस्ट में भी है, वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में थी और वो सुलझाई गई है। और एक समय तो जो है ये तमिलनाडु में भी जो है भाषा के आधार तो कई हमारे देश के ऐसे क्षेत्र रहे हैं। हम आज़ादी के समय जो है तेलंगाना का सवाल जो है, तेलंगाना की आज़ादी का सवाल उठा था। तो इस कई चीज़ों को हमने सुलझाने की कोशिश की है, सुलझाया है। वो राजनीतिक नेतृत्व की मजबूती के कारण भी वो सुलझने में मदद हुई है। अगर क्रियाकलापों के बारे में बात करते हैं, जो पाकिस्तानी झंडे लहराते हैं, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो सेना के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें जो है उनको देशद्रोही मानकर गोली मार देनी चाहिए सीधे सीधे, या हम उनको भी समझने की कोशिश करें ये स्थितियां क्यों पैदा होगी? ये जमीनी स्थितियां अगर पैदा हुई हैं तो वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, तो उनकी क्या स्थितियां हैं, क्यों ऐसी स्थितियां, उन स्थितियों को समझने की जरूरत है। सिर्फ डंडे से और बंदूक से अगर देश दुनिया की समस्या हल हो सकती तो फिर तो नाजी जो है वो सफल हो जाते हैं। ठीक बात है। सेना साहब के पास संक्षेप में मेरी बात कहिएगा, उसके बाद मैं कासिम साहब के पास जाऊंगा। पहली बात तो आर्म फोर्सेज में दोष ढूंढना सही नहीं है। आर्म फोर्सेज सरकार की हाथ है। यदि ब्रेन कहता है स्क्रैच तो आर्म फोर्सेज स्क्रैच करती है, ब्रेन बोलता है स्टॉप, आर्म फोर्सेज स्टॉप हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल जो डिसीजन होता है, जो मैंडेट दिया जाता है फौज को कि अभी फलाना फलाना इलाका में कष्ट है तो आप कष्ट निवारण करो, उसके बाद मैंडेट बहुत क्लियर है। आर्मी ब्रह्मास्त्र है, जब ब्रह्मास्त्र फायर करते हो तो किंतु परंतु नहीं होता है, उसमें फोर्स नहीं कर सकते तो कि आप इतनी कंटेन करो अपने शक्ति को। एक सेकेंड, आर्मी एक्शन लेती है फॉर इफेक्ट,
प्रभाव पूरा अंजाम देने के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए नहीं आर्मी आती है। तो जब हम ब्रह्मास्त्र फायर करते हैं तो अंजाम हमको जानना होगा कि अब ब्रह्मास्त्र फायर हो रहा है, उसका इफेक्ट भी ब्रह्मास्त्र होगा। ठीक है सर, वापस लौटूंगा कासिम साहब के पास में आऊंगा। अलगाववाद की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो सेना के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, उनकी बात करते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उन लोगों की बात हम करते हैं जो पाकिस्तान के झंडे वहां पर लहराते हैं। दिक्कत उनका जो विरोध का कारण चाहे जो भी हो, क्या देशद्रोही कहना उनको गलत होगा? और जो सेना उनके साथ बर्ताव करती है, क्या वो बर्ताव गलत है? देखिए, यहाँ पर हमें दो चीज़ देखनी होगी। सबसे पहले तो ये कि जम्मू कश्मीर के मसाइल क्या हैं और वहाँ जो आर्मी फौज हैं हमारी, उनका रवैया क्या है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के फिर बुनियादी हुकूक के भी मसले सामने आते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि उनका जो रवैया होता है आर्मी फौज का, जिस तरीके से हमारे मेजर साहब अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीनन ये जनरल साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीनन इमरजेंसी जैसे लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिल्कुल ही एकदम शूट कर देना चाहिए और ना सारे सिटीजन को खौफ में रहना चाहिए। अगर खौफ के माहौल में हमारे सिटीजन रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस एटीट्यूड से कभी ना कभी वो रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि वही शहरी, वही सिटीजन हमारे, जिसको हम खिलाते हैं, हर तरह की हम सहूलत देते हैं, हमारे स्टेट में रहते हैं और आज़ादी की फिजा में सांस लेते हैं, उसके बावजूद वो अपने मुल्क के खिलाफ क्यों बगावत पर आमादा है? उसके असबाब क्या है, कॉजेज क्या है, उसको हमें तलाश करना होगा और उसके बाद फिर उसका जो है ना हल तलाश करना होगा। पहले असबाब देखने होंगे। असबाब देखने में जब हम ये गौर करते हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरह से आर्मी फौज के एटीट्यूड है, जैसे ये मतलब कह रहे हैं कि हर हाल में वो बेकसूर होते हैं या हर हाल में उनको हर तरीके के इख्तियारात है, ये एक तो ये कि खुसूसी इख्तियारात दोनों जितनी लव कश्मीरी मुस्लिम्स का, खासकर कश्मीर के अंदर आर्मी के लिए जितनी रिस्पेक्ट है, इतनी मेरे ख्याल में देश में कहीं नहीं होगी। ठीक है, तब वापस लौटूंगा। हमारे साथ दर्शक हमारे लगातार हमारे साथ कुछ नौजवान हमारे साथ हैं, इनके जहर में सर कुछ सवाल है, वो सवाल आप सुन लीजिए। आप लोगों को कोई पूछना चाहेगा कोई कुछ? सर, आप जो बात कर रहे हैं कि जो कश्मीरी लोग हैं वो क्यों देश के खिलाफ हैं, जबकि उनके पास बैलेट का रास्ता है, फिर वो बुलेट का रास्ता क्यों अपना रहे हैं, जबकि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करके पॉलिसी मेकर बन सकते हैं? मेरा सीधा सा सवाल आपसे है। नहीं, देखिए, यही बात मैं कहने जा रहा था आगे कि हमें उसके रीजंस तलाश करने होंगे कि हमारे शहरी, जिसको हम हर तरह की सहूलत देते हैं, हमारे खिलाफी वो बगावत पर क्यों आमादा है। वहाँ पर जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं कहीं भी कोई भी शहरी या कोई भी स्टेट बगावत पर उसी वक्त आमादा होता है जब वो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन होता है, रद्द अमल होता है, जुल्म और जबर की जब उस पर तारीख रकम की जाती है, तब जाकर के वो आर्म्स उठाने पर आमादा होता है या आज़ादी पर। जब वो एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं तो फिर आज़ादी किस बात की, और वो खुद आजाद होना क्यों चाहते हैं? तो उसके लिए यही देखना होगा, हमें एटीट्यूड देखना होगा आर्मी के। ठीक है, सब मेरे ख्याल एसपी सिन्हा साहब यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं जी। मैं बहुत क्रिस्टलाइज फॉर्म में बोलूंगा कि जब पाकिस्तान 47 हारा, 65 हारा, 71 हारा, उसने अपना स्ट्रेटजी चेंज किया, स्टेट पॉलिसी बनाया आतंकवाद का। और मैं बच कहना चाहता हूं, भीम सिंह भाई साहब यहां बैठे हैं, JNK में, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, प्रॉब्लम सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में है जो कि सुन्नी डोमिनेटेड है। 17 डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अफजल गुरु का हैंगिंग हुआ था तो 17 डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं हुआ। वो 5 डिस्ट्रिक्ट में जो सुन्नी डोमिनेटेड हैं, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, वहां समस्या है। क्या विश्लेषण करने की जरूरत है? खेल सामने है। इट इज अ पाकिस्तान इंजीनियर्ड प्रॉब्लम। तिरंगा को कुचला जाए, तिरंगा को कुचला जाए और पाकिस्तान का झंडा दिखाया जाए, आपके पास वापस लौटूंगा। विष्णु जी, आपके पास मैं आता हूँ। अलगाववाद की बात करते हैं, सिर्फ ये जम्मू कश्मीर तक तो सीमित है नहीं। जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां रही हैं, पिछली राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग रही हैं, उनसे भी आप अलग छोड़ दीजिए। उसके अलावा भी जो बाकी जगह अलगाववाद पनपता है, उसका क्या कारण है? उसके कारण जो है जी, आप जो वहाँ के लोगों के अधिकारों की जो उपेक्षा करते हैं आप, उनके जैसे बहुत लंबे अरसे से, जैसे इवन कश्मीर में अभी वहाँ की खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो आतंकवाद विरोधी जो वहाँ कानून है, उसको कुछ जिलों में, 1-2 जिलों में हटाकर देखिए। अगर वो हमारा प्रयास असफल होता है, वो कोशिश करने के बाद लगता है कि नहीं, उससे आतंकवाद बहुत बढ़ गया, तो फिर से लगा दीजिएगा। तो ये हमारी जो सरकारें हैं, या पिछली सरकार हो या सरकार हो, इसने कभी ये सोचने की जरूरत नहीं समझी कि ये आतंकवाद, ये जो अफसा कानून है,
इसको हटाने से स्थितियां सुधर सकता है। प्रोफेसर डियाज साहब, आपके पास मैं आऊंगा। अलगाववाद की समस्या की बात करते हैं। कश्मीर को अगर एक तरफ, कश्मीर के अलावा अगर बाकी हिस्सों की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, तो वहां पर अलगाववाद पनपने के फिर क्या कारण रहे? देखिए, अलगाववाद की किताबी हम लोग जो सैद्धांतिक पक्ष देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सापेक्षिक वंचना की भावना होती है। जब डिप्राइवेशन या एक वंचना की महसूस होती है, उससे ये चीज़ें होती है कि हम समाज से जो अपेक्षा करते हैं या हमारी राष्ट्र से या समुदाय से जो अपेक्षा करते हैं या हम किसी व्यक्ति से जो अपेक्षा करते हैं वो जब पूरी नहीं होती है तो इस तरह की घटनाएं होती है। और कभी कभी ये कानूनहीनता की स्थिति भी पैदा करता है। और इस कानूनहीनता की स्थिति ये और ये अलगाववाद, ये दोनों जो है एक अवधारणात्मक बहनें हैं, तो दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसके पीछे कारण ये है कि इसको जब हम एक राष्ट्र के रूप में देखें और हमारे संविधान के आधार पर देखें, इस सब चीजों को तभी हम देख सकते हैं। प्रोफेसर डियाज साहब, लेकिन राष्ट्र के ही विरोध में विद्रोह कहां तक सही है? परिस्थितियां कोई कुछ भी हो, क्या राष्ट्र के ही खिलाफ आप उनका खड़े हो जाएंगे? आंदोलन या नो, आपकी बात यह है कि आंदोलन या विरोधाभास ये एक समाज की एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो सही है, लेकिन विरोधाभास जो है कहीं कहीं जो सामाजिक परिवर्तन के सकारात्मक पक्ष भी होता है, क्योंकि उसके आधार पे समाज में तरह तरह की परिवर्तन भी लाया जा सकता है। तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि विरोधाभास समाज के लिए एक प्रकार्यात्मक मूल्य है, उसका एक उपयोगिता है। लेकिन इसमें यह है कि राजा सिंह सूर्य साहब, आपके पास में आऊंगा कि साहू साहब के मुताबिक जो विरोधाभास है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन क्या जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, जो कि आपको पूरी सहूलियत देता है, जिस आजाद हवा में आप सांस लेते हैं, जहां के लोकतंत्र के बूते आपका अस्तित्व है, उसी के विद्रोह में खड़ा होना क्या सही है? देखिए, अभी मैं कुछ पैनलिस्ट की बात सुन रहा था जिन्होंने कश्मीर के बारे में कहा कि वहाँ की समस्या जो है उसको समझना चाहिए जी। तो किसी ने ये नहीं बताया कि वहाँ समस्या क्या है जी। अगर ये बताते तो ये बात समझ में आती कि वहाँ की समस्या क्या है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की प्रकृति कर्तव्य प्रधान रही है और हमने जो संविधान अख्तियार किया वो अधिकार प्रधान, और फिर अधिकार को बढ़ावा देने के लिए उसको खंड खंड करके उस हिसाब से सोचना शुरू किया, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो। लोकतंत्र को वोट के माध्यम से बनाने का जो प्रक्रिया है उसको हमने प्रलोभन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया, और वोट लेने के लिए जो प्रलोभन है उस प्रलोभन को जितना बढ़ावा देते जा रहे हैं उसको ढकने के लिए जो विखंडित करने वाली चीजें हैं उसको हमने सेकुलरिज्म का एक कवर दे दिया। जो जितना खंडित होने की बात करता है वो उतना बड़ा सेकुलर बन करके घूम रहा है। तो ये हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, सोच समझने वाले लोग हैं, उनका जब इस प्रकार का आचरण है कि देशद्रोही को डिफेंड करने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जगा करके ले आते हैं और उसके बाद बयान देते हैं कि बोलने की अधिकार जो है संविधान में दिया गया है उसमें कुछ भी बोल सकते हैं। राष्ट्रभक्ति के लिए कोई व्याख्या करने की जरूरत है, देशद्रोहिता की कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। देश के हित के विरुद्ध जो भी काम करता है वो देशद्रोह है। जो देश को खंडित करने की बात करता है वो देशद्रोह है। लेकिन हो ये क्या गया है, जो समग्रता की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, उसको हम सांप्रदायिक कहते हैं। जितना जो संकुचित बात करता है उसको हम सेकुलर कह रहे हैं। और ये जो समझ बढ़ती जा रही है या बढ़ाई जा रही है वो सारी विवाद का, सारे झंझटों का कारण है। सेना अपना कर्तव्य कर रही है, सेना को जो आदेश मिलता है वो करती है। लेकिन हमारे आदेश देने वाले संसद ने प्रस्ताव पारित किया है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान द्वारा जो अधिकृत है वो सब भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन बोलते क्या है हम लोग? जरा ये जो कौन बुरहान वानी मारा गया उसका न मारा जाता, पकड़ लिया जाता तो अच्छा था। अरे ये कोई बात हुई? जो शस्त्र उठा करके सामने खड़ा उसको पकड़ने के लिए जाए, 10 लोग और मारे जाए सैनिक। ठीक बात है सूर्य साहब, वापस मैं लौटूंगा। भीम सिंह जी आपके पास में आऊंगा। क्या वाकई में कश्मीर की समस्या वैसी ही है, तस्वीर वही है जो राजा सूर्य जी ने कही है? और क्या एक सच ये भी नहीं है कि जो तोड़ने की बात करते हैं, जो खंडित बात करने की बात करते हैं, उनको अक्सर सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो सांगठनिक रूप से रखने की बात करते हैं, मतलब सेना का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि सेना भी जब ऐसे खंडित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उल्टा सेना को ही फिर बुराई मिलती है। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है जी, इसका कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है बहुत कमजोर है, नंबर 1। नंबर 2, जब महाराजा हरि सिंह ने 1947 में विले पत्थर पे दस्तखत किए, बड़ौदा के महाराजा ने तो 1948 में किए थे, हमारे महाराजा ने 1947 में। ये
आज तक भी जम्मू कश्मीर को भारत की पार्लियामेंट हिंद ने जी स्वीकार नहीं किया है, इंटेग्रेट नहीं किया है। जम्मू कश्मीर पर हमारे देश की पार्लियामेंट कोई भी कानून नहीं बना सकती। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इन तीन पर महाराजा ने लिखा था अपने हाथों से, आई हियर बाय एक्सटेंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पावर टू दीज एरियाज इन माई स्टेट। आज तक नहीं किया गया। गलती है वो किसकी है? इतिहास की बात है भीम सिंह जी, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं ऐसे मैं में क्या बताता हूं। सोल्यूशन ये है, क्या ये सोल्यूशन सही माना जाए कि वहां की आवाम हथियार उठा ले अपने ही देश के खिलाफ, अपनी ही सेना के खिलाफ? एक मिनट, जम्मू कश्मीर में आपने उनको बताया कि आप हिंदुस्तानी हो। जी। आपने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया, मुझे भीम सिंह को, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, जी। मैं जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट में दिखाता हूँ, दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूशन। माय कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितनी ट्रेजेडी, आई एम 75 ईयर्स, 8 साल जेल में रहा। कसूर मेरा ये था कि मैं तिरंगा झंडा ले जाता था। मैं 15 साल लेजिस्लेचर में रहा। Only my fault was I used to carry Indian flag even in the assembly. मैं ये कर, जब तक आप जम्मू कश्मीर में 370 में संशोधन करके आपको भारत का जो हमारा संविधान है इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप एक झंडा कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक झंडा, हमारा झंडा अलग है, आपका झंडा मेरा झंडा नहीं है। आप बार बार कहते हैं पाकिस्तान के झंडे उठा लिए। आपने कश्मीरियों को कहा कभी कि तुम्हारा झंडा तिरंगा है? कश्मीरी इतना ही नेशनलिस्ट है जितना भीम सिंह है, जितना महाराजा हरि सिंह था। कश्मीर का मुस्लिम इतना ही सेकुलर है। कासिम आपके पास सेकुलर आऊंगा। है। जो बातें कही हैं भीम सिंह जी ने, उन बातों के तहत सवाल मेरा फिर भी वही दोहराऊंगा कि क्या किसी भी परिस्थिति में जिस आवाम में आप रहते हैं उस आवाम के खिलाफ हथियार उठा लेना सही है? देखिए, इस तरह की जो स्पीचें होती हैं या इस तरह की जो तकरीरें हमारे सियासी लीडर करते हैं, जैसे हमसे 370 हटा लेने की बात करना, यही सब वो चीज़ें हैं जो कश्मीरियों को उकसाती है इस बात पर कि वो आर्म्स उठाए या बगावत करे। आखिर वो ये सोचते हैं कि ये 370 हमारा बुनियादी हक है, इसी के तहत हमारा अलायंस हुआ है, इसी माहदे के तहत हम क्या कहते हैं कंट्री के साथ रह रहे हैं, और अगर उसको छीनने की बात होती है तो वो सोचते हैं कि हमारा ये बुनियादी हक है, उसको छीनने की बात हो रही है। तो जब इस तरह की बात होती है तो बगावत पर आमादा होंगे। अगर आप कहते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति की वजह से वैसा हुआ है, तो क्या उस वक्त कश्मीरी पंडितों को भी हथियार उठा लेना चाहिए थे जब उनको रातों रात वहां से दफा कर दिया गया था? 1990 में जी। कश्मीरी पंडितों को हटाया 1990 में। वी ऑल स्टूड फॉर इट। और इसमें सारा दोष जो था हमारी भारत सरकार, जो भी भारत की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, कश्मीरियों को, कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित के खिलाफ नहीं था, वो एक ही फिरके से हैं। वहां पे जो कन्वर्शन हुई वो पर्सन, वो बहुत ही कम है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन कश्मीर देवर कश्मीरी पंडित। इवन शेख अब्दुल्ला साहब, शेख वापस लौटूंगा। एक सवाल कासिम साहब से मेरा, इसलिए कि जो आज की जिस तरीके से आज वहां पर आवाम हथियार उठा रही है, कि कश्मीरी पंडितों के पास उस वक्त उनके पास अधिकार नहीं था कि वो हथियार उठा ले? अगर उन्होंने नहीं उठाए तो आज फिर हथियार क्यों उठते हैं? नहीं, देखिए, हथियार कोई भी अगर उठाए उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, उसको तो कंडम ही किया जाएगा कि हथियार, देश के खिलाफ हथियार कैसे उठा सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि हमारे किसी देशवासी का जो बुनियादी हक है उसके खिलाफ वर्जी भी ना हो। वो एक जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर सांस लेते हैं, वहां उस डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म करके वहां इमरजेंसी, ऐसा क्या बुनियादी हक मारा गया? खित्ते में किसी रीजन में जितनी आबादी, उस आबादी से ज्यादा आप वहां पर फौज मुसल्लत कर दे, उसको इतने स्पेशल इख्तियारात दे दे कि जो चाहे बगैर किसी रीजन सीमा के हालात है, वहाँ की जो सीमा के हालात है जी, सिक्योरिटी का एहसास नहीं। मैं एक बार सिर्फ कश्मीरियों के साथ, मैं सिर्फ कहता हूँ एक बार कश्मीरियों के साथ लाठी की जबान न करके मोहब्बत की जबान इस्तेमाल करने की कोशिश लेकिन जब बाढ़ आई थी, क्या वहाँ पर तैनात फौज ही वो सहारा नहीं थी जिसके बूते वहाँ के लोगों की जान बची? यकीनन अगर वो फौज वहाँ पर तैनात ना होती, उतना ही नहीं बल्कि हर तरीके से कश्मीरियों की हिफाजत हमारी फौज करती है। हिफाजत के समय पर शाबाशी दी जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसके अलावा जैसे हम आम शहरियों के साथ हमारा रवैया बिल्कुल मोहब्बत का रहता है, कश्मीरियों के साथ भी एग्रेसिव एटीट्यूड। देखिए, किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए एग्रेसिव एटीट्यूड, इसका मजहब से कोई बुनियाद, मजहब के आधार पर इसको बिल्कुल ना देखें। एटीट्यूड से अलग होकर मोहब्बत की जबान। आपके पास में लौटूंगा। विष्णु जी, क्या सिर्फ 5 जिले ही ऐसे हैं जिनका हक छीन लिया गया? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो भी अगर मान लीजिए, नहीं, जैसे कि कासिम साहब ने भी कहा है कि वहां के आवाम का बुनियादी हक छीना गया, इसकी वजह से वहां पर विद्रोह हुआ। 1 मिनट, अगर 5 जिलों में स्थितियां खराब हैं तो मैं इसके लिए सेना को दोषी नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं
कि वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व का, वहाँ की पार्टियों का, हमारे देश की पार्टियों का ये कर्तव्य है कि वो वहाँ 5 जिलों में आखिर क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वहाँ स्थितियां बिगड़ रही हैं। एक मिनट जरा आप ही बोल लीजिए, फिर हम नहीं बोले। नहीं, कारण आपके पास ही नहीं, दूसरों के पास भी है। के कारण आप ही जानते हैं, दुनिया दूसरी नहीं जानती है। तो आप जो है, आपका काम यह है कि आप लोगों की बुनियादी आपने देश में जहां भी अलगाववाद की समस्या को सुलझाया है, वहां लोगों से बात करके सुलझाया है। और दूसरा जो है, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सेना का काम जो है, अपने लोगों से लड़ना नहीं होता। उसका काम है दुनिया के भारत के अलावा जो दूसरे देश अगर हम पर आक्रमण करें उनसे लड़ना होता। आपने धीरे धीरे ये स्थितियां ला दी कि अपने ही देश की फौज को अपने ही देश के लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये एक खतरनाक, ये मैं मानता हूं ये एक खतरनाक काम है जो नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास लौटूंगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, नंबर 1, अगर आज वहां शेख अब्दुल्ला ने कहा था, नहीं मरने से पहले 81 में जब मैंने था, हमने ये बात उठी, शेख अब्दुल्ला साहब खड़े थे, कहना लगा जी आज अगर वोट करवा लें तो आर्मी का वोट मेरे से जलाएगा। He was the most popular chief minister, Sheikh Abdullah, and the leading Kashmiri leader. आज अगर आर्मी के बारे में जहां जहां बॉर्डर्स हैं कश्मीर के अंदर, आप वोट करवा लीजिए, 99% वोट विल गो इन फेवर आर्मी। जो आर्मी का सलूक रहा है, ये पुलिस और आर्मी को कंफ्यूज मत कीजिए। सीआरपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड मिलिट्री, प्लीज डोंट मिक्स द टू। आज भी नंबर 1 मैं कहता हूँ, आर्मी की आज इतनी पॉपुलैरिटी है, जहाँ आर्मी है, उड़ी में आर्मी है, ये कुपवाड़ा में आर्मी है, जहाँ बॉर्डर है, वहाँ करगिल में है, वहाँ देखिए एक इंसिडेंट है, इज देयर एनी बगावत?